हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं? हम लोग आ चुके हैं अब अपनी अगली क्लास में। लेक्चर 12 है शायद ये वाला, आप देख लीजिएगा। पेज नंबर देखो, लेक्चर नंबर हो सकता है सेम ना हो, बट कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। हम लोग पेज नंबर 72 पे हैं, राइट। और बात हो चुकी है कि ये सेक्शन में फिर कॉरस्पॉन्ड कनेक्शन है, आपको रिंकिंग मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा। बात ये हमारी एक बेस हमारा बन चुका है पहले ही, और इसमें अमेंडमेंट्स भी हैं। सर, हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, और एक हमने शुरू में जब ये पेजेस जो आपस में कनेक्टेड हैं, जो मैंने बोला आपको कि हम लोग पेज नंबर 69 से लेकर 81 तक की चीज आपस में कनेक्टेड पढ़ेंगे, राइट। जिसमें हम लोगों ने 44 एडीए कंप्लीट कर लिया है। बेस हमने यहीं से स्टार्ट किया कि चलो मैं 44 एडीए आपको बताता हूं क्या कहता है। तो आपने देखा कि देयर इज अ कनेक्शन, आपको बुक्स मेंटेन करना होगा, आपको ऑडिट्स करवानी होगी। लेकिन अगर आप 44 एडी में लिखी हुई बातों को मान लेते हो तो आपको बुक्स मेंटेन नहीं करवानी, आपको ऑडिट नहीं करवानी। ऐसे समझो कि 44 एडीए ऑप्शन आपके ऊपर जा रहा है सेक्शन, और अगर आप उसको ऑप्ट नहीं करते हो तो बुक्स मेंटेन करना होगा और ऑडिट करवानी होगी। यूनिक चीज है 44 एडीए में। और आपने देखा कि ये कनेक्टेड है। प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन का जो मेन सेक्शन है वो तीन है, 44 एडी, एई एंड एडीए। और उसके अलावा चार सेक्शन और हैं नॉन रेसिडेंट्स के, 44 बी, डबल बी, बीबीए, ट्रिपल बी। हम लोगों ने पिछली क्लास में 44 एडीए कंप्लीट कर लिया, डिटेल्ड डिस्कशन विथ एग्जांपल्स। और हमने क्या कहा कि ऑलमोस्ट 70 से 80% डिस्कशन जो है 44 एडीए का वो कॉपी पेस्ट होगा किसमें, 44 एडी एज वेल एज एई में। मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग सॉरी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज कंप्लीट करेंगे 44 एडी एज वेल एज एई, राइट। सर, 44 डबल ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग किसमें, 44 एबी टैक्स ऑडिट में। 44 डबल ए जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, 44 डबल ए जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां हमने दो कैटेगरी बनाई। एक नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की एक नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी बनाई कि आपको बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी कब है, और एक हमने बनाई अदर प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन की। हमने 44 डबल ए में प्रोफेशन को भी दो हिस्सों में बांट दिया, नोटिफाइड प्रोफेशंस एंड नॉर्मल प्रोफेशंस। अगर आप ध्यान दिए हो, राइट। हमने काफी डिटेल्ड चर्चा की यहाँ पे, और हमने देखा कि एनआर से रिलेटेड जो दो सेक्शन है जहां पर बात हुई हुई है कि भैया 44 डबल बी और ट्रिपल बी बोलता है मिनिमम 10% आपको अपनी रिसीट्स का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में समरी में बताया था। और अगर आप उससे कम दिखाओगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और आज जो अब पढ़ेंगे सेक्शन, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑडिट करवानी पड़ेगी। हमने अभी 44 एडी सब सेक्शन 4 को होल्ड कर रखा है, जिसको हम लोग 44 एडी में ही रेफरेंस में लेंगे। सिंपल क्या कहता है कि अगर आपके ऊपर 44 एडी 4 एप्लीकेबल है तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग अंदर ही पढ़ लेंगे 44 एडी में। सेम चीज यहां भी लिखी हुई है टैक्स ऑडिट में, सेम चीज टैक्स ऑडिट के लिए लिखी हुई है 44 एबी में। सबसे पहले तो इसको आप क्या कहेंगे, सेक्शन 44 एबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या चीज का सेक्शन है, टैक्स ऑडिट। जो कैजुअल लैंग्वेज है इसकी वो है टैक्स ऑडिट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट का एक सेक्शन है 44 एबी, बस इतना ध्यान रखना है। और इसमें जो रिपोर्ट तैयार होती है, जो ऑडिट होती है, उसका राइट सिर्फ और सिर्फ आज के दिन तीन प्रोफेशनल्स, सीए, सीएमए, सीएस की बात करें तो सिर्फ सीए के पास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। सर, टैक्स ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 44 एबी, इसके खुद की लिमिट भी दे रखी है। उसके अलावा दूसरे सेक्शन भी बोलते हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जाके ऑडिट करवाओ। जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा कि 44 एई बोलता है जाओ बुक्स मेंटेन करो, एडीए बोलता है आपको, यहां पर देखा हमने 44 एडीए हमने पढ़ा पिछली क्लास में। 44 एडीए में नोटिफाइड प्रोफेशनल जा रहे थे, और वहां पर पता चला कि अगर मिनिमम 50% प्रॉफिट नहीं दिखाओगे तो आप 44 डबल ए में बुक्स मेंटेन करो और 44 एबी में टैक्स ऑडिट करवाओ। तो सर, एक तो इनके खुद के लिमिट्स हैं,
जैसे बुक्स मेंटेन करने की खुद की लिमिट थी कि आपका ग्रॉस रेसिट्स अगर पिछले 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक है, या फिर यहाँ पे आपका 10 लाख, 25 लाख, 1 लाख 20 हजार, 2.5 लाख की बात हुई। और एक है कि दूसरे सेक्शन रेफर कर देते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो जाके बुक्स मेंटेन करो और ऑडिट करवाओ, जिसमें हम लोगों ने नोटिफाइड प्रोफेशनल्स का एक पॉइंट पढ़ा था। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हम लोग पेज नंबर 72 में है, और यहां देखिए लिखा हुआ है ई नंबर पॉइंट कि आप वो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जो 44 एडीए में कवर हैं, लेकिन अब आपकी रिसीट भी कितनी है, 50 लाख और उससे कम। 50 लाख और उससे कम आपकी रिसीट है, आप 50% प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहते, नहीं आ रहा है, नहीं दिखाना चाहते, नहीं जाना चाहते प्रिजम्पटिव इनकम में, प्लस आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से अधिक है, तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही पॉइंट यहां रेफर्ड है। सर डी पॉइंट भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं जब 44 एडीए करा रहा था, कि प्रोफेशनल्स के लिए जैसे ही ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख क्रॉस करेगी, टैक्स ऑडिट का ही सेक्शन बोलता है ऑडिट करवाना जरूरी है। बोला सर ये कौन से प्रोफेशनल्स हैं? एक तो आप ध्यान रखना, हम बिजनेस और प्रोफेशन पीजीबीपी चैप्टर में हम दो बातें करते हैं, एक बिजनेस की, दूसरा प्रोफेशन की, राइट। हम एक तरफ बिजनेस की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रोफेशन की बात करते हैं, और ये प्रोफेशन की लिमिट है 50 लाख की, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। सर सुना है कि एक अमेंडमेंट है 5 करोड़ वाली, है 5 करोड़ वाली, वो बिजनेस के लिए है, न कि प्रोफेशन के लिए। बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो इस चीज को बॉक्स में डाल के बगल में लिख दीजिए, ये जो सच बिजनेस लिखा हुआ है ना, इसको बॉक्स में डाल के बगल में लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रोफेशन। जो बिजनेस की लिमिट थी 1 करोड़ की टैक्स ऑडिट की, वो बढ़ा के 5 करोड़ की गई है। जो प्रोफेशन की ऑडिट की लिमिट है 50 लाख की, वो 50 लाख ही है। बोला सर इसमें कौन सा प्रोफेशन है? ऑल, नोटिफाइड और जनरल, नॉट नोटिफाइड। लिख लीजिए ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशन, नोटिफाइड और नॉट। 44 एडीए वाले हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर हैविंग है प्रोफेशनल इनकम और आपकी प्रोफेशनल जो ग्रॉस रिसीट्स है वो अगर 50 लाख से ऊपर है, तो आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, टैक्स ऑडिट, और यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं या नॉर्मल प्रोफेशनल्स हैं, तो भी आपको यहां आके ऑडिट करवानी है, अगर आपकी रिसीट कितनी है 50 लाख से ज्यादा, ठीक। बोला सर 40 लाख हो तो? तब मैं पूछूंगा कि क्या तुम नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हो, क्योंकि तुम्हें 44 एडीए लग सकता है। 44 एडीए जो हम लोगों ने फिनिश कर लिया, वो सभी प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है ना, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप ध्यान दो तो हमने आगे पढ़ा हुआ है 44 एडीए, क्या लिखा हुआ है? नोटिफाइड प्रोफेशनल्स। और हमने जब 44 AA पढ़ा तो प्रोफेशनल्स के दो हिस्से कर दिए, एक नोटिफाइड और एक अदर्स। तो ये जो सेक्शन है 44 एडीए, ये सिर्फ नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए है, ये ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा ओवरलैपिंग चलेगा, ये चीज अच्छे से समझना है, पढ़ना है तो ओवरलैपिंग चलेगी, और इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको एज ए स्टूडेंट। देख रहे हो पेनल्टी भी है, जो अभी ऑडिट का सेक्शन पढ़ रहे हैं, अगर ये ऑडिट नहीं हुई और रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टी है 0.5% ऑफ योर टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, यानी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है अगर सीए की रिपोर्ट टाइमली सबमिट नहीं हुई। सर तो ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है। प्रोफेशंस में एनी काइंड ऑफ प्रोफेशंस, नोटिफाइड और नॉट नोटिफाइड, अगर रिसीट्स 50 लाख से ऊपर की है तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। ये हम लोग 44 एडी के अंदर कवर करेंगे। 44 एडी सब सेक्शन 4 अप्लाई कब होता है ये लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी 44 AA में हम लोग देख चुके थे। वैसे यहां भी ये सेम पॉइंट कि इनमें जो लिखा हुआ प्रिजम्पटिव इनकम, जैसे 44 ही तो हम आज पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन 3 सेक्शन के अंदर जो परसेंटेज और अमाउंट ऑफ इनकम लिखी हुई है, अगर तुम वो नहीं दिखाना चाहते हो तो आपको बुक्स मेंटेन करना होगा और ऑडिट करवानी पड़ेगी। सर ये दोनों एनआर से रिलेटेड है, जहां लिखा हुआ है कि 10% ऑफ योर ग्रॉस रिसीट्स आपको मिनिमम इनकम दिखानी है, और ये सेक्शन आज पढ़ेंगे ट्रक वालों के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां दूसरा वाला कंडीशन नहीं है। कौन सा? ये वाला, टोटल इनकम तुम्हारी 2.5 लाख से अधिक होनी चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। पिछली क्लास में भी बताया था 44 AE
में जो प्रिजम्पटिव इनकम का लेवल दे रखा है वो अगर नहीं फॉलो करोगे, उससे कम दिखाओगे इनकम, या आप बोलोगे आपको इनकम कम हुई है, तो आपको बुक्स मेंटेन करना होगा और यहां ऑडिट करवानी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ टोटल इनकम कितना है, इट इज नॉट रेलिवेंट। यहां लिखा हुआ है ना इनकम अधिक होनी चाहिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, यहां कहां लिखा हुआ है? तो यहां लास्ट में ऐड कीजिए टोटल इनकम इज नॉट रेलिवेंट। पिछली क्लास में भी लिखाया था, यहां भी लिख लीजिए लेवल ऑफ, पेज नंबर 72 में है, लेवल ऑफ टोटल इनकम इज नॉट रेलिवेंट। तो सर ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो चुका। हालांकि आज हम लोग जब 44 AE में जाएंगे तो वहां मैं एग्जांपल कराऊंगा। ठीक सर, लेवल ऑफ टोटल इनकम इज नॉट रेलिवेंट। जैसे यहां पर आपने क्या देखा, टोटल इनकम इज रेलिवेंट। यहां आपने क्या देखा, टोटल इनकम का लेवल कितना होना चाहिए, 2.5 लाख से अधिक होनी चाहिए। मैंने आपको बताया पिछली क्लास में विद एग्जांपल्स। सर ये हम आगे पढ़ेंगे। होल्ड पे चला गया, यानी आगे हम लोग पढ़ लेंगे इसको कब, जब 44 AD जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अब ये क्या बात लिखी हुई है, तो सर टैक्स ऑडिट के लिए एक कैटेगरी है प्रोफेशन की, उसके में लिखा हुआ है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ऊपर है तो ऑडिट करवाओ। दूसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन की, बोलता है अगर आपका बिजनेस है और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अब यहां नोट बोलता है कि अगर तुम 44 AD में जा रहे हो, 44 AD प्रिजम्पटिव इनकम में जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर वो सेक्शन अप्लाई हो रहा है और तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ और उससे कम है, तो भी तुमको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ और उससे कम, और तुम 44 AD को ऑप्ट कर रहे हो। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन who declares profit and gains on presumptive basis under section 44 AD and his sales turnover receipts does not exceed rupees 2 करोड़। सर 1 करोड़ के ऊपर तो ऑडिट करवानी पड़ेगी मुझे, नहीं, तुम अगर 44 AD ऑप्ट कर लेते हो तो तुम्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। छोटा सा एग्जांपल यहां पे मैं बताना जरूर चाहूंगा आपको। पांच करोड़ पे मैं आऊंगा, पहले उसके 5 करोड़ से पहले का बेस बना देता हूं। 5 करोड़ की जो बात है उसमें मैं आऊंगा कि अमेंडमेंट 1 करोड़ की लिमिट 5 करोड़ हुई है। 44 AB फ्रेश पेज, फ्रेश क्लास, पेज नंबर मार्किंग, कॉपी रजिस्टर, रजिस्टर नोट्स कर लीजिएगा, वो पेज नंबर 72 है ना। बुक पे कॉपी का पेज नंबर, कॉपी पे बुक का पेज नंबर, मार्किंग कर लेनी है। टैक्स ऑडिट, सर ए लिमिटेड कंपनी लेते हैं, ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड में क्या ध्यान रखना है, जो हमारा सेक्शन है कौन सा, 44 AD, ये जो सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे 2 करोड़ 44 AD, हम जब आगे जाएंगे 44 AD में तो 44 AD किस पर अप्लाई होता है, इंडिविजुअल पे, HUF पे, फर्म पे, कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लेना है कि मैं 44 AD की बात ही ना करूं, तो मैं तुमको थोड़ा सा यहां पर अच्छे से समझा सकता हूं, फिर 44 AD वाली बात कर लेंगे। ए लिमिटेड, एसएससी इज अ कंपनी, हेंस section 44 AD is not applicable। सर LLP में भी सेम आंसर है, अगर क्वेश्चन LLP का होगा तो सेम आंसर है, क्योंकि LLP पे भी 44 AD एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी, सर सेल्स, टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर कितना, मात्र 70 लाख, मात्र 70 लाख।
tax audit is not mandatory. Tax audit is not mandatory as it does not exceeds rupees 1 करोड़. सर 1 करोड़ से अधिक होगी तो टैक्स ऑडिट होगी. कंपनी हो तुम, तुम्हारा सेल्स और टर्नओवर मात्र 70 लाख है, 70 लाख वालों की टैक्स ऑडिट नहीं होती, 1 करोड़ से ऊपर होना पड़ता है. तो सर अगर मेरा सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक हो जाए, कितना, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, राइट, जिसके अंदर कैश सेल्स देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेंडमेंट एक 5 करोड़ वाली है, उसके लिए एक अमेंडमेंट है हमारी 5 करोड़ वाली, उसके लिए ये देखना पड़ेगा हमें. 1 करोड़ 80 लाख मेरी टोटल सेल है ना. इसमें से मेरी कैश सेल्स 20 लाख है एंड सेल्स थ्रू बैंक 1 करोड़ 60,000. ठीक सर, हियर अब एक बार प्रोविजन पढ़ लेते हैं क्या कहता है अमेंडमेंट के साथ. सर 44 ईडी यहां पिक्चर में नहीं आया क्योंकि आप कंपनी है, आप एलएलपी हैं और आपका टर्नओवर मात्र 70 लाख है, आपको ऑडिट नहीं करानी. लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है, यस मैं बिजनेसमैन हूं, ए लिमिटेड बिजनेस में है, प्रोफेशन की तो बात नहीं हो रही, बिजनेस की बात हो रही है, राइट. आप बिजनेस में है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, उसके अलावा टर्नओवर में अब आपको देखना पड़ेगा कैश सेल्स कितना है और बैंक के थ्रू कितना है. तो वो रेशियो यहां पे पता चल रहा है 20 लाख की मेरी कैश सेल्स है आउट ऑफ 1 करोड़ 80 लाख. ठीक हियर अब लेकिन एक बार अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं क्या है. सर अमेंडमेंट से पहले पिछले साल तक का आंसर क्या था, टैक्स ऑडिट वाज मैंडेटरी. हम लोग बच्चों को पिछले साल तक क्या पढ़ाते थे, टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी बिकॉज सेल्स तुम्हारा 1 करोड़ से अधिक है. लेकिन अब इस बार की अमेंडमेंट 1 करोड़ से बढ़ के कितनी है, एक लिमिट 5 करोड़ पे आ गई है. बट कंडीशन है उसके, सर ये 1 करोड़ की लिमिट आपकी सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स अगर 1 करोड़ से अधिक है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, राइट. लेकिन ये 1 करोड़ अब कितना हो चुका है, 5 करोड़. सभी के लिए नहीं, एक बिजनेस के लिए, उसमें भी कब, जब आप ये कंडीशन फुलफिल करो. क्या कंडीशन है, तुम्हारे बिजनेस में जो तुम्हारी कैश रिसीट्स है वो तुम्हारी टोटल रिसीट के 5% से कम होनी चाहिए एंड तुम्हारी जो पेमेंट्स है कैश वो भी तुम्हारी टोटल पेमेंट से 5% से कम में होनी चाहिए. ओवरऑल तुम्हें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने होंगे रिसीट साइड में भी और पेमेंट साइड में भी. सर पेमेंट बोला है, एक्सपेंस नहीं, पेमेंट के अंदर एक्सपेंस भी आएगा. मान लो आप पेमेंट कर रहे हो से परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लोन रीपेमेंट. सर क्या कह रहा है, एग्रीगेट कैश पेमेंट इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी लोअर देन 5% ऑफ योर टोटल पेमेंट्स. पेमेंट वर्ड है, पेमेंट के अंदर एक्सपेंडिचर्स है. तो आप सिर्फ सोचेंगे कि अच्छा सिर्फ एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे चेक करना है, तो नहीं. आपके बिजनेस से कोई भी पेमेंट अगर बाहर जा रही है तो टोटल पेमेंट हमें देखना है कि आपके बिजनेस में कितनी गई है बाहर, इंक्लूडिंग योर रेलेवेंट एक्सपेंडिचर जिसका आप खर्चा क्लेम कर रहे हैं. यहां पे पेमेंट्स क्या हो सकता है, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, लोन रिपेमेंट, कुछ भी हो सकता है. सर ये कैश रिसीट्स कुछ भी हो सकती है आपके बिजनेस से रिलेटेड, मे बी इनकम टैक्स रिफंड भी आ रहा है वो भी हो सकता है इसके अंदर, सेल्स हो सकते हैं, फिनिश गुड्स का सेल,
उसके बाद जो अदर रिसीट्स होती हैं बिजनेस की, मिसलेनियस रिसीट्स, वो भी हो सकती हैं। इसके अलावा तुमने कोई एसेट्स बेचा होगा बिजनेस का, जमीन, घर, जमीन हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, सब आ सकता है। ध्यान रखिएगा क्या है, कैश रिसीट्स है। एंड रिसीट्स के अंदर क्या है, सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स, यानी जो सेल्स नहीं है उसको भी हम यहां कंसिडर करेंगे टोटल रिसीट्स में। एंड लगा हुआ है, एंड यानी आपका जो पेमेंट साइड है वो भी 5% के अंदर होना चाहिए, और जो आपका रिसीट साइड है वो भी 5% के अंदर होना चाहिए। क्या 5% सर? जो आपकी कैश रिसीट्स है वो आपकी टोटल रिसीट के 5% से कम होनी चाहिए, एंड जो आपकी पेमेंट है वो आपकी टोटल पेमेंट के 5% से कम होनी चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो आपको 5 करोड़ के ऊपर ऑडिट करानी है, मतलब 5 करोड़ तक ऑडिट ही नहीं करानी है। सर टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स 5 करोड़ तक, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ तक आपको ऑडिट नहीं करानी है अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश रिसीट्स टोटल रिसीट के 5% से कम हो, एंड कैश पेमेंट्स टोटल पेमेंट्स के 5% से कम हो। दोनों 5-5% से कम होना चाहिए, एंड लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, और यही अमेंडमेंट है। आंसर कैश रिसीट्स में ओनली पीजीबीपी इनकम नहीं, तुम्हारे बिजनेस की रिसीट्स। कैश पेमेंट में ओनली बिजनेस खर्चे नहीं, तुम्हारे बिजनेस के सारे पेमेंट्स इसमें आएंगे। फिलहाल मैं तो क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सर मेरी टोटल रिसीट्स क्या है, हियर टोटल, मैं तो पेमेंट दे ही नहीं रहा अभी, मैं सिर्फ रिसीट्स दे रहा हूं। हियर टोटल रिसीट इज ₹1 करोड़ 80 lakhs and cash receipt is 20 lakhs which exceeds 5%, 9 लाख रुपए होता है। 5% ऐसे कर देते, विच इज नॉट एक्सीड्स नहीं, विच इज नॉट लोअर देन 5% ऑफ total receipts. Hence, amended limit of ₹5 crore is not applicable here. जहां लिखा था 5 करोड़ तक आपको ऑडिट नहीं करवानी, वो लिमिट एप्लीकेबल कब होती, जब आपकी कैश सेल्स, कैश रिसीट्स ओवरऑल रिसीट्स के 5% से कम होती, जो कि है नहीं। सिंस सेल्स टर्नओवर एक्सीड्स ₹1 crore, tax audit is मैंडेटरी। बोला सर 70 लाख में कैश सेल्स कितनी है, नॉट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट। कैश सेल्स इंफॉर्मेशन 70 लाख में रेलिवेंट नहीं है। जब हमारा टर्नओवर ओवरऑल 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो 5 करोड़ की लिमिट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारे बिजनेस की टोटल रिसीट में से जो हमारी कैश रिसीट्स है वो कित परसेंटेज पे आ रही है। अभी मैंने सिर्फ एक पहलू लिया है, परचेस साइड का लिया ही नहीं है। क्या ध्यान रखना है, दोनों 5-5% से कम होनी चाहिए। कोई एक भी अगर 5% या उससे अधिक हो गई, बोला सर एग्जैक्ट 5%, तो भी आपको 5 करोड़ का लिमिट नहीं मिलेगा, बिलो 5% होना चाहिए दोनों, पेमेंट साइड भी और रिसीट साइड भी। मैंने तो सिर्फ एक तरफ का भी आपके सामने रखा है। ठीक सर, 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल हुई और ऑडिट करवाना जरूरी हो गया इसके लिए, यानी अमेंडमेंट्स काम नहीं आया इसके लिए।
क्या ध्यान रखना है और क्या लिखना है आपको यहाँ पे? ये जो अमेंडमेंट है, ये जो आपके सामने अमेंडमेंट दिख रही है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप जरूर लिखिएगा, मैं थोड़ा साइड में लिख दूं। ये अमेंडमेंट आई कहां से है? अमेंडेड बाय, ये मैं यहां पर लिखना छूट गया, ऐसे समझिए, अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 बट इफेक्टिव फ्रॉम। सर फाइनेंस एक्ट की जो जनरली अमेंडमेंट्स होती हैं वो तो असेसमेंट ईयर 21-22, यानी आपका जो असेसमेंट ईयर है प्रीवियस ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22 वहां से अप्लाई होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने एक साल पीछे से इसको अप्लाई किया है, असेसमेंट ईयर 2020-21 विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अमेंडमेंट विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं इसको। सर ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 की है, अप्लाई होनी चाहिए थी असेसमेंट ईयर 21-22 से, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई पिछले साल ही कर दिया, पिछले साल की ही टैक्स ऑडिट के कंप्लायंस में कर दिया। यानी जो हम लोग बच्चों को पिछले साल तक पढ़ाते थे कि टैक्स ऑडिट की बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ की लिमिट है, प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख की लिमिट है, वो अब किसी किसी के लिए 5 करोड़ भी हो गई है, किसी किसी के लिए 5 करोड़ भी हो गई है। सर 1 करोड़ की लिमिट किसी किसी के लिए 5 करोड़ हो गई है, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन few TDS sections are also amended। मैंने आपको बताया था पीछे जब 40A1 कर रहे थे, TDS चैप्टर में भी डिटेल डिस्कशन करूंगा। सर TDS जो चैप्टर है उसमें कुछ सेक्शंस में लिखा हुआ था कि अगर आप 44AB की लिमिट में कवर हो रहे हैं, यानी 44AB की ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आपको TDS काटना होगा, ऐसे लिखा हुआ था। TDS के प्रोविजन में क्या लिखा हुआ था कि अगर आपके पिछले साल टैक्स ऑडिट हुई है बिकॉज ऑफ सेक्शन 44AB का रेफरेंस था, पिछले साल अगर आपकी टैक्स ऑडिट हुई है एज पर सेक्शन 44AB, तो आपको इस साल TDS काटना होगा। और अब 44AB की लिमिट तो कितने से कितने बढ़ के हो गई है, 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गई है कुछ एसएससीज के लिए। तो जो एसएससीज कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं ना के बराबर, जैसे कि मैं, ना के बराबर मेरा बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना के बराबर 100 एडमिशन में से 1 एडमिशन भी हम लोग कैश में नहीं ले रहे। सर एक फिनेंशियल ईयर तो हम लोगों ने कंप्लीट कर रहे हैं, जो ये फिनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा है उसमें हमने मतलब ये चीज अचीव कर ली है ऑलमोस्ट। हमने कैश जो हमारे एडमिशन होते हैं उनको लौटा दिया कि नहीं, हमें पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही इस साल का किसमें करना है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू। सर कैश में पैसा आने के बाद ना मन डोलने लग जाता है, इधर उधर होना शुरू हो जाता है, वो कैश खर्चा भी हो जाते हैं और प्लस वो ब्लैक व्हाइट का चक्कर भी हो जाता है, इसलिए हटा दिया सारा चीज। सर तो ये जो 1 करोड़ की लिमिट अब 5 करोड़ हो गई है, तो बहुत सारे लोगों की टैक्स ऑडिट होगी नहीं जो बहुत बड़े बड़े टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन फिर अब उनसे TDS भी कटवाना है। तो इस रीजन से TDS चैप्टर में भी अमेंडमेंट आ गई है। वहां पर पहले रेफरेंस होता था 44AB का, वो रेफरेंस हटा के अब रुपए का रेफरेंस है कि तुम्हारा बिजनेसमैन हो और तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है तो तुमको टैक्स काटना होगा। क्यों हुआ ऐसा? वहां पे TDS चैप्टर में अमेंडमेंट क्यों आई है? क्योंकि यहां पर 1 करोड़ की लिमिट किसी किसी के लिए कितने हो गई है, 5 करोड़। तो जो बड़े एसएससी हैं 3-4 करोड़ वाले, हम चाहते हैं कि आप ऑडिट हो या ना हो TDS जरूर काटें, ऐसे समझिए, इसलिए हमने TDS चैप्टर में थोड़े अमेंडमेंट कर दिए। सर अब सोचिए 4 करोड़ की सेल्स है और अगर वो ये बोल दे कि मेरे बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता, ना पेमेंट साइड में ना रिसीट साइड में, तो उसके लिए तो ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये बात ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल मैं अभी दूंगा, पहले थोड़ी थोड़ी चीज लिख लीजिए, बाद में भूल जाते हैं। नीचे तो कुछ खास नहीं लिखा है मैंने। टैक्स ऑडिट का ये सेक्शन है, जो ये अमेंडमेंट आपकी हाईलाइटेड है, ये फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट है।
इफेक्टिव फ्रॉम लास्ट ईयर, असेसमेंट ईयर 2021 से इफेक्टिव है। 1 करोड़ की लिमिट किसी किसी के लिए क्या हो गई है, 5 करोड़, और इसीलिए टीडीएस के कुछ सेक्शंस में अमेंडमेंट भी आ गए, वो हम टीडीएस चैप्टर में बात करते ही हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये लोअर का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। सर इक्वल टू 5% पे भी 5 करोड़ की लिमिट आपको नहीं मिलेगी। कैश रिसीट्स है, ऑल काइंड ऑफ रिसीट्स इन अ बिजनेस, ऑल काइंड ऑफ पेमेंट इन अ बिजनेस, नॉट ओनली सेल्स। रिसीट का मतलब नॉट ओनली सेल्स, सिर्फ सेल्स लेंगे ऐसा नहीं है, हम और भी कैश रिसीट्स आपकी ले सकते हैं जो सेल्स आपकी ना हो, लाइक सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेचा है तो वो भी रिसीट इसके अंदर कवर होगी, वो भी रिसीट इसके अंदर कवर होगी। प्लीज लिख लीजिए वीडियो रोक के, जितना दिख रहा है यहां पे। चलिए, आई होप आप लोग लिख चुके हैं, ये लिख लीजिए वीडियो रोके वीडियो रोके। चलिए थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, आई होप आप लोग लिख चुके हैं। केस बी, केस सी, सेल्स, टर्नओवर, कैश सेल्स 5 लाख, सेल्स थ्रू बैंक, जो पैसे बैंक में आए हैं वो हैं 1,20,00,000। अदर बिजनेस रिसीट्स थ्रू बैंक 10 लाख। अदर बिजनेस रिसीट्स थ्रू 10 लाख, थ्रू बैंक 10 लाख, टोटल 1,25,00,000। कैश रिसीट here, cash receipt rupees 5 lakh is lower than 5% of टोटल रिसीट्स। तो ये तो हो गई रिसीट की बात, अब पेमेंट की बात भी करनी पड़ेगी। सर ये एग्जाम्पल आप लिख चुके हैं, ए कंपनी और एलएलपी पे हमने एग्जाम्पल लिया है ताकि हम 44 एडी के बारे में अभी ना सोचें। अभी मैं एग्जाम्पल इंडिविजुअल का भी दूंगा। सी नंबर आप आ चुके हैं, बी तक लिख चुके थे, सी लिख लीजिए साथ में। परचेज परचेज कैश परचेज 2 लाख, परचेज थ्रू बैंक, पेमेंट बैंक से हुई है
80 लाख। अदर पेमेंट्स, ये भी बैंक से हुई है, 4 लाख। बिजनेस में टोटल पेमेंट जो हुई है मेरी 86 lakhs की हुई है। यहां भी कैश पेमेंट, हियर कैश पेमेंट 2 lakh इज, अच्छा ऊपर टोटल रिसीट कितनी है, 1,25,00,000। मेरा टर्नओवर बिजनेस सेल्स 1 करोड़ से अधिक है, तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि 5 करोड़ वाली लिमिट मेरे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो शायद हो रही है। मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है। सर मेरा टर्नओवर यहां 1 करोड़ से अधिक है। आप देखो सेल्स टर्नओवर जो मेरे बिजनेस का वो 1 करोड़ से अधिक है, ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन जो नई लिमिट है ऑडिट की 5 करोड़ की, मैं देख रहा हूं उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो उसके लिए चेकिंग में मैंने देखा रिसीट साइड से तो ओके है, पेमेंट साइड भी लोअर देन ही है। 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स ऑफ ₹86,000। तो मैं 5 करोड़ की लिमिट के लिए एलिजिबल हूं और मुझे इस सिनेरियो में टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है एज पर अमेंडेड लॉ। हियर एग्रीगेट कैश पेमेंट, जितने भी कैश पेमेंट किए हो तुम सबको जोड़ो, एज वेल एज एग्रीगेट कैश रिसीट्स is lower than 5% of total payments and सर पेमेंट की कंपैरिजन पेमेंट से करनी है, रिसीट की कंपैरिजन रिसीट से, अलग अलग, लेकिन दोनों लोअर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। रेस्पेक्टिवली hence tax audit under section 44AB is not required as sales does not exceed ₹5 करोड़। सर अगर क्वेश्चन में सेल्स ही 7 करोड़ है, अगर क्वेश्चन में सेल्स ही 7 करोड़ दे रखी है, 10 करोड़ दे रखी है, 12 करोड़ दे रखी है, तब तो ऑडिट करवानी करवानी है। 1 करोड़ और 5 करोड़ की लिमिट के लिए क्या चेक करना, कैश कितना और नॉन कैश कितना। अगर मेरे टर्नओवर की लिमिट 12 करोड़ है तो मुझे ऑडिट करवानी ही करवानी है। 60 लाख की है, नहीं करवानी। 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, तो देखना पड़ेगा, करवानी पड़ भी सकती है, नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन मेरी लिमिट कौन सी, 1 करोड़ या 5 करोड़। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। 7 करोड़ ऑडिट मस्ट है, चाहे लिमिट 1 करोड़ हो या 5 करोड़, क्या फर्क पड़ता है। 30 लाख ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। 3 करोड़ देखना पड़ेगा सर आपकी कैश पेमेंट और कैश रिसीट्स का परसेंटेज क्या है। बस ये एग्जाम के लिए ध्यान में रखना, काम बन जाएगा आपका। प्लीज ये लिखिए, सी नंबर में थे, यहां वीडियो रोक के लिखिए। आई होप आप लोग वीडियो रोक के लिख चुके हैं, थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, लिख लीजिए। तो सर यहां पर हमारे, आई होप आप लोग लिख चुके हैं वीडियो रोक के। सर यहां पर हमारे जो अमेंडमेंट का पॉइंट्स था वो यहां कवर हो रहा है। एक अमेंडमेंट्स, अभी 2 अमेंडमेंट्स हैं इसमें। सर अगले पेज वाली अमेंडमेंट तो बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, वो तो मैं आपको क्लास में ही बता चुका हूं। जो पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो सेम होती थी,
अब हो गई है कि वो ऑडिट रिपोर्ट को 1 महीना पहले सबमिट करना पड़ेगा। आपकी आरओआई ड्यू डेट जो है उससे 1 महीना पहले की जो डेट है उस दिन आपको टैक्स ऑडिट करवा लेनी है और टैक्स ऑडिट सबमिट कर देना है ऑनलाइन। क्यों? ताकि उसका डेटा रिटर्न में गवर्नमेंट यूज कर सके प्री फिलिंग। यानी आप जब ऑनलाइन रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें कुछ डेटा पहले से ही दिखाई देंगे आपको, आपकी रिटर्न्स आधी अधूरी भरी हुई होगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट से इतना ही चाहती है कि आप अपना डेटा हमें रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से 1 महीना पहले हमारे सिस्टम पे दे दें, हम वहां से डेटा अपने आप पहुंचा देंगे आपकी मेन आईटीआर में। उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो गवर्नमेंट ने मेन जो ये सेक्शन था टैक्स ऑडिट 44AB, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ऑडिट रिपोर्ट को आरओआई के ड्यू डेट अलोंग विथ रिटर्न सबमिट करना है, उसमें अब 1 महीने का फासला आ चुका है, 1 मंथ प्रायर टू द आरओआई ड्यू डेट, सो दैट कि हम ऑडिट रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन को रिटर्न में यूज कर सकें प्री फिलिंग। गवर्नमेंट कह रही है कि अब आपके फॉर्म्स में कुछ डेटा पहले से ही मार्क्ड रहेंगे, फिल्ड रहेंगे। वो कैसे होगा? डेटा आप हमें पहले दीजिए, दूसरे तरीके से हम उससे डेटा ट्रांसफर कर देंगे अंदर ही अंदर, किसमें? आपके अपकमिंग रिटर्न्स जो आप फाइल करोगे अपनी ड्यू डेट को। तो कुछ बदलाव हैं ये, उसकी बात भी करेंगे हम लोग। अगले पेज पे वो चीज यहां पर मेंशन है, 1 मंथ प्रायर टू, पहले होता था अलोंग विथ रिटर्न, और अब रिटर्न की ड्यू डेट अगर नवंबर है 30 तो आपको 31 अक्टूबर तक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, और अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अक्टूबर है तो आपको 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है। ध्यान रखना आरओआई की ड्यू डेट भी अमेंडमेंट आई है। सर ये अमेंडमेंट भी पिछले साल से, असेसमेंट ईयर 2021 से है, बगल में लिख लीजिए पेज नंबर 73। ये जो अमेंडमेंट है ये भी असेसमेंट ईयर 2021 से है। ठीक सर, अगर आपका आरओआई ड्यू डेट 30 नवंबर है तो जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है वो 31 अक्टूबर तक करनी है, और अगर आपका आरओआई ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो आपको रिपोर्ट 30 सितंबर तक सबमिट करनी है। बोला सर ये गलत नहीं है आरओआई ड्यू डेट 31 अक्टूबर? तो बेटा यहां भी अमेंडमेंट है। पिछले साल तक जो आरओआई की ड्यू डेट होती थी 30 सितंबर जिन लोगों की, उसकी अमेंडमेंट करके 31 अक्टूबर कर दी है गवर्नमेंट ने ड्यू डेट। ये भी मैंने क्लास में काफी जगह बता रखा है। आरओआई की ड्यू डेट पिछले साल तक होती थी जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, अब इस साल से है जुलाई, अक्टूबर एंड नवंबर। तो नवंबर से 1 महीना पहले आप ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दो अगर नवंबर आपका ड्यू डेट है, और अगर आपका अक्टूबर है तो 30 सितंबर तक सबमिट कर दो। यही लिखा हुआ है, आएंगे इसमें अभी हम लोग। फिलहाल इसको कंप्लीट कर ले, ये तो हो ही चुका, ये एग्जाम्पल आप लोग लिख ही चुके। अब एग्जाम्पल करना है 44AD वाले लोग। ये तो मैंने कंपनी और एलएलपी का एग्जाम्पल लिया। अब अगर आप एक कंक्लूजन यहां लिख लेते हैं। कंक्लूजन नॉर्मली एप्लीकेबल किस पे होगा? ए लिमिटेड पे, एलएलपी पे, वो लोग जो 44AD में नहीं जा रहे हैं। इफ सेल्स इज बिलो 1 crore, नो ऑडिट। इफ सेल्स exceeds 5 crore, always audit, cash receipt or cash payment information is not relevant। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम आएगा ही। If sales turnover exceeds less than or equal to, यहां पर लिखो less than or equal to 1 crore, exceeds 1 crore but less than or equal to 5 crore, तो इसमें ऑडिट है या नहीं वो डिपेंड करेगा। ऑडिट इज
मैंडेटरी, अगर आपकी सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है तो ऑडिट इज मैंडेटरी इफ आपकी कैश पेमेंट इक्वल टू और मोर देन हो जाए 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स, और यहां और आएगा, एंड नहीं। एंड वर्ड कब यूज कर रहे थे? जब हम लोअर साइड में थे कि हमारा कैश पेमेंट या कैश रिसीट्स दोनों 5% से कम होना चाहिए तो ऑडिट नहीं होगी। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? ऑडिट होगी कब? जब आपकी कैश पेमेंट या कैश रिसीट 5% से अधिक हो जाए या इक्वल हो जाए, दोनों में से कोई एक। सर दोनों ही कम हो जाए तब तो ऑडिट नहीं होगी। मैं वर्ड क्या लिख रहा हूं? ऑडिट इज मैंडेटरी। ऑडिट मैंडेटरी होगी कब? जब दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक अधिक हो जाए 5% के या इक्वल हो जाए। सर अगर आपकी पेमेंट एज वेल एज रिसीट जो कैश वाली है वो दोनों ही 5% ऑफ टोटल पेमेंट एंड रिसीट से कम हो और आपका टर्नओवर इस रेंज में हो तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए 5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी। सर ये मैंने क्या लिखा है? आपकी सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ और उससे कम है। देखो, जिसकी 1 करोड़ और उससे कम है उसको तो ऑडिट ही नहीं कराना, जिसकी 5 करोड़ से अधिक है उसको हमेशा ऑडिट करवाना है। सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक है तो ऑडिट उन्हीं लोगों को कराना है जो डिफॉल्ट करेंगे। अब डिफॉल्ट कौन करेंगे? जिनका कैश पेमेंट या कैश रिसीट 5% और मोर हो जाए। किससे? टोटल से। ये डिफॉल्टर हो गए ना। अब ये डिफॉल्टर हो गए तो इनको 5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी 1 करोड़ की होगी, और 1 करोड़ की होगी तो हमारी सेल्स तो 1 करोड़ से अधिक है तो ऑडिट क्या होगी? मैंडेटरी होगी। ये समरी ध्यान रखिएगा, किसके लिए? एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक सर, समरी हो गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। ये मैंने अभी प्रैक्टिकल यहां कराई दिया कि मेरा टर्नओवर ध्यान से देखो तो 1 करोड़ से ऊपर है, तो मैं देख रहा था कि 5 करोड़ वाली लिमिट मेरे लिए है या नहीं। तो मैंने देखा कि मेरे दोनों पेमेंट्स और रिसीट्स जो है 5-5% से कम है, तो यानी मुझे 5 करोड़ की लिमिट मिलेगी, और जब मिलेगी तो मुझे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक लिखने का तरीका था एग्जाम्पल, और एक ये आपको कंक्लूजन में याद करने वाली बात है। सर 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ की लिमिट मिलेगी तभी तो ऑडिट नहीं होगा, और वो कब होगा? जब आपकी दोनों चीज कैश पेमेंट एज वेल एज कैश रिसीट्स दोनों ही टोटल के 5% से कम हो, इक्वल भी नहीं, कम हो, ये ध्यान रखना। और ये अमेंडमेंट्स जो भी हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 72 पे या 73 पे, ये आई फाइनेंस एक्ट 2020 से है, लेकिन इफेक्टिव पिछले साल असेसमेंट ईयर 2021 से है। ध्यान रखिएगा, प्लीज इसको लिख लीजिए। अभी हम लोग 44 एडी का एग्जाम्पल भी मर्ज करेंगे इसमें, जहां पर 2 करोड़ तक आप ऑडिट से बच सकते हैं। प्लीज अभी हम लोग 44 एडी का और एग्जाम्पल करेंगे इस पे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। वीडियो रोकें, इसको लिखें, वीडियो रोकें, इसको लिखें। चलिए अगला एग्जाम्पल हम 44 एडी वाले प्राणी के पास चलते हैं। 44 AB एंड 44 AD। सर मैं मिस्टर ए हूं, रेसिडेंट हूं, मेरी सेल्स 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ 20 लाख, जिसके अंदर कैश सेल्स से 40 लाख है,
और सेल्स थ्रू बैंक मेरी 80 लाख है। सर परसेंटेज की तो ऐसी तैसी हो गई, परसेंटेज की तो ऐसी तैसी हो गई। सर मैं 44AB में क्या लिखा हुआ है, 44AB में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारी सेल्स 1 करोड़ से अधिक है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी, तो 1 करोड़ से अधिक है। उसके बाद मैं 5% वाली रेंज में भी नहीं हूं, मेरी टोटल रिसीट का 5% से कम है नहीं कैश, कैश ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, फिर भी मुझे ऑडिट नहीं करवानी है। क्यों, क्या है, हियर एसएससी is eligible for section 44 AD, जहां पर सेल्स की लिमिट कितनी है, 2 करोड़, सेल्स अप टू ₹2 करोड़ हो। एक सेक्शन है, आगे पढ़ेंगे। बट ठीक इसके बाद सर 44 AB में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारी सेल्स 1 करोड़ से ऊपर हो तो ऑडिट करवानी पड़ेगी, है। फिर लिखा हुआ था कि 5 करोड़ की लिमिट मिल सकती है तुम्हें, 5 करोड़ की लिमिट मिल सकती है तुम्हें अगर तुम्हारी कैश रिसीट्स 5% से नीचे हो, वो भी नहीं है, बहुत ज्यादा है, 40 लाख है, फिर भी मैं बच जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं और मैं 44 AD जा रहा हूं। हियर एसएससी इज एलिजिबल फॉर सेक्शन 44 AD, क्योंकि मेरी सेल्स 2 करोड़ उससे कम है, एंड ऑप्टेड फॉर द सेम, मैं एलिजिबल भी हूं और मैंने ऑप्ट भी कर लिया। और जब ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर टैक्स ऑडिट जो है मैंडेटरी नहीं होती है। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB इज नॉट मैंडेटरी। सर मैंने यहां कोई अमेंडमेंट का बेनिफिट नहीं लिया है, मैंने 5 करोड़ वाली लिमिट का कोई बेनिफिट नहीं लिया है। पुराने नियम चल रहे हैं कि अगर मेरी सेल्स 1 करोड़ से अधिक है, ऑडिट करवाना जरूरी था, लेकिन अपने पास एक और सेक्शन है 44 AD जो 2 करोड़ तक की सेल्स के बारे में बोलता है कि तुम्हें ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है अगर तुम 44 AD ऑप्ट कर लो। तो मैंने ऑप्ट कर लिया। सर ऑप्ट करने के बाद मुझे 44 AD में इनकम दिखाना पड़ता है 6% का और 8% का, वो हम आगे पढ़ेंगे ही, कर लेंगे वो काम। लेकिन अभी फिलहाल मेरे ऊपर न तो 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल हुई, न 5 करोड़ की लिमिट मुझे चाहिए, मैं तो बच गया। कौन सा सेक्शन ऑप्ट करके, 44 AD ऑप्ट करके। मिस्टर बी रेसिडेंट है और इसकी सेल्स कितनी है, 3 करोड़, सेल्स कितनी है, 3 करोड़। तो 3 करोड़ होते ही क्या हो गया, अधिक हो गया 2 करोड़ से, 2 करोड़ से अधिक हो गया, तो 44 AD इज नॉट एप्लीकेबल। तो सर मेरी तो सेल्स अब 3 करोड़ है, मेरे ऊपर तो 44 AD भी नहीं अप्लाई हो रहा है, मुझे तो ऑडिट करवानी पड़ेगी, 1 करोड़ से अधिक है। ठीक, सेल्स मेरी 3 करोड़ है, देयर इज नो कैश ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है कैश का, देयर इज नो। 5% की जो चेकिंग करनी है उसके लिए क्या मैंने बोला, देयर इज नो कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द बिजनेस। सर न पेमेंट साइड में न रिसीट साइड में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, नो कैश ट्रांजैक्शन, न पेमेंट साइड न रिसीट साइड, पेमेंट भी नहीं है और रिसीट में भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। हियर टैक्स ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी एज टर्नओवर। देखो मुझे 44 AD में भी नहीं जाना, 44 AD में जब जाते हैं तो वहां इनकम दिखानी पड़ती है 6% और 8%। सर मेरी सेल्स 3 करोड़ है,
मैं 44 एडी में जा ही नहीं पाऊंगा, वो 2 करोड़ तक के बिजनेसमैन के लिए है। अच्छा, वहां जाने पर 6% और 8% की मिनिमम इनकम दिखानी पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज वेल एज मुझे ऑडिट भी नहीं करवानी है। ये तो सबसे सुखी आदमी है। मिस्टर बी जो रेसिडेंट है ये सुखी आदमी है। क्यों? बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा इसको 44 ए में, ऑडिट नहीं करवानी है, और इसको 44 एडी प्रेजम्पटिव इनकम में भी जाने की जरूरत नहीं है। टैक्स ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी एज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स ₹5 crore and cash transactions are nil। सर तुम्हारी कैश ट्रांजैक्शन निल है, तुम्हें 5 करोड़ के ऊपर ऑडिट करवानी है, और तुम्हारी टर्नओवर मात्र यहां कितना है 3 करोड़, तुम्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। सबसे सुखी आदमी है मिस्टर बी। अगर इसकी सेल्स 3 करोड़ है तो इसको बुक्स मेंटेन करना होगा। बुक्स जो 44AA वाली है वो मैंडेटरी है, जो टैक्स ऑडिट है 44AB वाली वो मैंडेटरी नहीं है। 44AD जो सेक्शन है वो नॉट एप्लीकेबल है। किस पे? इस मिस्टर बी रेसिडेंट पे। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पॉइंट आपका एग्जाम्पल मैंने दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये ओवरलैपिंग सोचना होगा। सर 1 करोड़ के ऊपर है, 5% वाली लिमिट अगर यहां पर मेरी अप्लाई हो जाती तो मैं 44AD में जाता ही नहीं। ये जो एग्जाम्पल है ना, अगर मान लो मैं मिस्टर ए हूं, रेसिडेंट हूं, और सेल्स मेरी 1 करोड़ 20 लाख और ये पूरी बैंक के थ्रू सेल्स है, ऑल सेल्स थ्रू बैंक, तो मैं 44AD में नहीं जाऊंगा, जरूरी नहीं है जाना, और मुझे ऑडिट भी कराना जरूरी नहीं है। 44AD इज अ चॉइस, जाना चाहते हो तो जाओ, वरना कोई बात नहीं। इस एग्जाम्पल में जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, इसमें अगर ये सेल्स 1 करोड़ 20 लाख मेरी पूरी बैंक के थ्रू होती तो मैं 44AD में भी नहीं जाता और ऑडिट भी नहीं कराता। लेकिन 44AD में जाना पड़ा और ऑडिट से मैं बच गया। इनफैक्ट आपको तो पहले एग्जांपल में जो सामने दिख रहा है मिस्टर, इसमें तो बुक्स भी मेंटेन नहीं करनी, क्योंकि आप 44AD ऑप्ट कर चुके हो। 44AD ऑप्ट करने के बाद 44AA नॉट मैंडेटरी। बुक्स भी नहीं मेंटेन करना, ऑडिट भी नहीं करवानी, और मैंने यहां पे कोई अमेंडमेंट का फायदा नहीं उठाया है। अमेंडमेंट का तो फायदा यहां मिला है मुझे। 3 करोड़ की सेल्स, कोई भी कैश सेल नहीं है। सर अगर यही सेल्स कितनी होती, 1 करोड़ 20 लाख और नो कैश ट्रांजैक्शन, सेम। सर अगर यही सेल्स में क्या कर दूं, 1 करोड़ 20 लाख और क्या लिख दूं, नो कैश ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, ध्यान रखना सेम आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप बोलोगे सर ये आदमी 44AD में नहीं जाएगा, 44AD में जाना जरूरी नहीं। 44AD में जाना जरूरी नहीं। सर 44AD में जा सकता हूं 2 करोड़ तक की सेल्स लेके, लेकिन मैं वहां क्यों जाऊं? हाँ, 44AD में जाता तो मुझे बुक्स भी मेंटेन नहीं करना पड़ता, ऑडिट भी नहीं करवाना पड़ता। अगर आपकी वो फितरत है कि सर मुझे बुक्स भी तो मेंटेन नहीं करना, तब जाओ 44AD में और वहां पर जो परसेंटेज है 6 और 8% की इनकम दिखाने की वो दिखाओ। ये कंक्लूजन है मेरा। मतलब हम अभी रीडिंग करेंगे, लेकिन जो पेज नंबर 72 और 73 में टैक्स ऑडिट से रिलेटेड और उसकी रिपोर्ट को सबमिट करने से जो रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं वो हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई। ध्यान रखिएगा जो रिटर्न चैप्टर है उसमें जो ROI की ड्यू डेट्स हैं, पहले होती थी जुलाई, सितंबर और नवंबर। इस साल से जुलाई वाली जुलाई है, नवंबर वाली नवंबर ही है, लेकिन सितंबर वाली 31 अक्टूबर हो गई है। और वो अमेंडमेंट भी फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू है। अमेंडमेंट इफेक्टिव लास्ट ईयर से ही, असेसमेंट ईयर 2021 जैसे ये दोनों पेज के अमेंडमेंट्स हैं।
ठीक, ये ध्यान रखना आपको। प्लस पिछले साल तक जो ये टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है वो आरओआई ड्यू डेट के साथ साथ चलती थी। आरओआई ड्यू डेट के समय ही आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी। अब क्या है, एक महीना पहले आपको ऑडिट करवा लेनी है, रिपोर्ट सबमिट कर देनी है आरओआई ड्यू डेट से पहले, जो कि पेज नंबर 73 में मेंशन है। ठीक, ये लिख लो, ब्रेक ले लो, उसके बाद हम इस दोनों पेज की रीडिंग का काम कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने आधा तो पढ़ ही लिया है, अगले पेज का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया है, रीडिंग करना जरूरी है। हाँ, अमेंडमेंट पोर्शन जो हम कह सकते हैं वो एक तरह से डिस्कस हो गया है। प्लीज इसको लिख लो, फिर ब्रेक लेना। और अब हम आगे इस ऑलमोस्ट अब ये खत्म भी हो जाएगा और हम आज नए सेक्शन में भी चले जाएंगे 44 एडी एंड ए। वहां कोई खास और कुछ अमेंडमेंट नहीं है, बट पढ़ेंगे जरूर, कोर्स का पार्ट है वो। प्लीज वीडियो रोक के इसको लिखें। ऊपर वाला पोर्शन आप सारा लिख चुके थे, ये समरी। सर ये बंदा 44 एबी और एडी में फंसा हुआ है, मिस्टर ए रेसिडेंट, सेल्स 1 करोड़ 20 लाख, तो चला जाए एडी में, ऑडिट फिर भी जरूरी नहीं, और 5% का फायदा ये ले नहीं सकता था। वीडियो रोके लिखें। आई होप आप लोग वीडियो रोक के इसको लिख चुके हैं। नेक्स्ट थोड़ा नीचे जा रहा हूं। सर ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है कि मैं मिस्टर बी हूं, रेसिडेंट हूं, मेरी सेल्स 3 करोड़ है और कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मुझे 5 करोड़ की लिमिट मिलेगी और मेरे लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, 44 एडी लगा नहीं। सर ये सेम आंसर की जगह पर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सर मेरा कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरी सेल्स 1 करोड़ 20 लाख है, 44 एडी में जाना जरूरी नहीं, बुक्स मेंटेन कर लो, ऑडिट मत करवाओ। एज्यूमिंग कि तुमने 44 एडी ऑप्ट नहीं किया, 44 एडी इज नॉट ऑप्टेड, एडी इज, सर जो अगला सेक्शन है 44 एडी जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपने ऑप्ट नहीं किया, सेल्स आपकी 1 करोड़ 20 लाख है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, आप 5 करोड़ की लिमिट ले लो, ऑडिट मत करवाओ। सर 1 करोड़ की लिमिट 5 करोड़ हो गई है, जिनके कैश ट्रांजैक्शन नहीं है या 5% से कम है, तो मैं ऑडिट नहीं करवाऊंगा, बुक्स मेंटेन कर लूंगा, जो भी इनकम आएगी उस पर टैक्स भर दूंगा। 44 एडी में जाके 6% और 8% की प्रॉफिट दिखाना जरूरी नहीं। फिर भी आप चाहते हो 44 एडी में चला जाऊं तो 6-8% दिखा देना, फिर तो वहां बुक्स भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा कंक्लूजन है। प्लीज वीडियो रोक के लिख भी ले और ब्रेक भी ले ले। प्लीज वीडियो रोकें, ब्रेक ले लें। और कोई बच्चे इसको YouTube पे देख रहे थे, अमेंडमेंट बोल के पेज नंबर 72-73 पीजीबीपी चैप्टर असेसमेंट ईयर 21-22, अगर आपका एग्जाम 2021 में है कभी भी, तो ये इंपॉर्टेंट थी क्लास आपके लिए, और दोनों पेज की अमेंडमेंट हमने कवर कर ली विथ ऑल एग्जाम्पल्स। ब्रेक लें प्लीज।